नमस्कार साथियों, मैं मनीष विवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान में हमारी आज एक किताब का जो अंतिम अध्याय है, अध्याय 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन, आज उसका पहला लेक्चर है। और इस अध्याय के साथ हमारी ये किताब है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम पॉलिटिकल थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एक अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं और बाकी के जो 9 हैं वो हम लोगों को कंप्लीट करने हैं। और इस किताब का आज ये हमारा 10वां अध्याय है। बच्चों, खुशी तो आपको बहुत हो रही होगी कि आपकी एक किताब पूरी कंप्लीट होने वाली होगी। पर चलिए जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। ये चैप्टर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको जो दूसरी किताब है उसमें बड़ी ही मदद मिलेगी। क्या मदद मिलेगी वो भी अपन डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं इसमें हमें पढ़ना क्या। हम बात करेंगे संविधान के दर्शन का क्या आशय है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर दर्शन का अर्थ समझाऊंगा क्या होता है। फिर संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन, हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, धर्मनिरपेक्षता और उसके बाद आलोचना। इन सभी जो विस्तार से और विस्तृत में हम लोग चर्चा करेंगे। और भी काफी टॉपिक्स है जिनको इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना होगा। चलिए जानते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोगों को क्या पढ़ना है। आज हमारे 2 टॉपिक हैं। एक तो हम बात करेंगे संविधान के दर्शन का क्या आशय है और दूसरा है जापानी संविधान, ठीक है, जो आपके बॉक्स में दिया हुआ है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो हम आपको बताएंगे। और एक बीच में आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल सी मैं बात भी करूंगा, तो वो भी आप लोगों के लिए होगी। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। संविधान के दर्शन का क्या आशय है। देखिए, पूरी किताब हो गई, पहले से लेकर 9वें अध्याय तक हमने बार बार में संविधान 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 के बारे में पढ़ा है। संविधान का अर्थ क्या होता है, हमारे देश का संविधान किस प्रकार का है, कठोर है, लचीला है, संघीय शासन व्यवस्था है, इन सभी चीजों के ऊपर हमने बड़े ही विस्तार से चर्चा करी। हमारी कार्यपालिका कैसी है, हमारी न्यायपालिका कैसी है, हमारी विधायिका कैसी है, हमारे पास कौन कौन से मौलिक अधिकार है, बड़े ही गहन चर्चा हम लोगों ने इन पर करी। तो संविधान के बारे में तो आपको सब कुछ पता है, ये बिल्कुल मैं मान करके चलता हूं। और मान करके क्या चलता हूं, 100% श्योर हूं कि आपको सब कुछ पता है। परंतु अभी आज इस चैप्टर में और आज के लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड आया है वो आया है दर्शन। दर्शन को अगर मैं कहूं इंग्लिश में तो क्या कहेंगे सर, फिलोसॉफी। फिलोसॉफी इंग्लिश में कहा जाता है फिलोसॉफी और हिंदी में दर्शन शास्त्र कहा जाता है। संविधान के दर्शन का क्या आशय है, मतलब संविधान के दर्शन का क्या मतलब है, संविधान की फिलोसॉफी का क्या मतलब है। सबसे पहले हमें यह जानना है कि दर्शन या फिलोसॉफी का अर्थ क्या होता है। फिलोसॉफी वैसे आप अगर चाहें तो 11th 12th में भी और आगे कॉलेज में जाकर के एक सब्जेक्ट के तौर पर भी पढ़ सकते हैं। दर्शन शास्त्र से हिंदी में कहा जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको एक आम भाषा में, सरल भाषा में समझाता हूं कि फिलोसॉफी या दर्शन का अर्थ क्या है। मुझे एक बात बताओ, दर्शन का मतलब क्या होता है। जल्दी से सोचो, जल्दी सोचो कि दर्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो आप लोगों ने वो बातें तो सुनी होगी कि आज सुबह पहले उठते उसके दर्शन हो गए साहब, तो मेरा दिन खराब गया। आज सुबह पहले उठते मैंने उस व्यक्ति का चेहरा देखा, उसके मुझे दर्शन हुए, अरे वाह वाह वाह, दिन बड़ा ही मजेदार हो गया। तो दर्शन, और कभी कभार नहीं कहते कि यार तो बड़े ही दिनों बाद तूने तेरे दर्शन दिए। तो दर्शन क्या है, दर्शन हम जनरली एक फॉर्मेट कह सकते हैं देखना। ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि देखना ये दर्शन है, बिल्कुल सही बात है, नो डाउट, ये दर्शन है देखना। पर क्या मैं यहाँ पे खड़ा खड़ा उस दीवार को देख रहा हूं तो ये भी क्या मेरा दर्शन होगा। मैं यहाँ खड़ा खड़ा कैमरे को ऐसे देख रहा हूं तो ये भी मेरा दर्शन है क्या। मैं यहाँ खड़ा खड़ा ट्यूबलाइट को देख रहा हूं, क्या ये भी दर्शन होगा क्या। देखना तो है सर, हाँ बिल्कुल देखना, सही बात है। परंतु यहां पर किस चीज को देखने की बात करी गई है। दर्शन का अर्थ है देखना। और सीधा सा अगर मैं बात करूं किसी भी चीज के बारे में आप क्या सोच रखते हैं, किस प्रकार से उसको देखते हैं, तो वही आपका दर्शन कहलाता है। मतलब मैं सीधा सा कह सकता हूं आपका एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड का मतलब आपका नजरिया कैसा है। किसी भी चीज को देखने का आपका नजरिया, आपका एटीट्यूड कैसा होता है, वही दर्शन कहलाता है, वही फिलोसॉफी कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल काफी बच्चे आर्ट्स को लेकर के, आर्ट्स अरे रे रे कितना बोरिंग सब्जेक्ट होता है, सोशल में भी कोई पढ़ता है क्या बताओ। तो ये क्या है, आर्ट्स को या सोशल के सब्जेक्ट्स को देखने का एक नजरिया, और बहुत ही बोरिंग होते हैं, नींद आती है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आप जैसे हैं जो पढ़ रहे हैं, अरे आर्ट्स, अरे बेटा अभी तूने कुछ पढ़ा ही नहीं। अगर आर्ट्स नहीं पढ़ी तो तूने कुछ ही नहीं पढ़ा बेटा। ठीक है ना। तो आप लोगों का नजरिया बहुत ही गजब का है, बोले यार बहुत बढ़िया। सब्जेक्ट एक ही है, विषय एक ही है, सब कुछ सेम है, बस अलग क्या है नजरिया, अलग क्या है दर्शन, अलग क्या है हमारी फिलोसॉफी।
हमारा देखने का तरीका, हमारा देखने का नजरिया जो है वो अलग है। तो नजरिया या एटीट्यूड जो आता है वो दर्शन में आता है बच्चों, ये फिलोसफी होती है। आपने बहुत सी बार सुना होगा किसी को बोलते हुए, अरे यार उस व्यक्ति की फिलोसफी तो मुझे समझ में नहीं आती। मतलब वो क्या चाहता है, क्या सोचता है, क्या करता है, भगवान ही जाने, मुझे तो आज तक उसका समझ में नहीं आया। तो क्या देखता है, क्या करता है, क्या सोचता है, तो ये जो सब कुछ कर रहा है वो कहां से कर रहा है? यहां से सोचने से ही तो कर रहा है। अगर मैं आज दिमाग में एक थॉट बना लूं ये व्यक्ति खराब है, चाहे वो व्यक्ति कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, पर मैंने अगर मस्तिष्क में एक बात बना ली, अरे ये व्यक्ति तो बहुत ही खराब है, तो मैंने अपना विचार बना लिया। क्या बना लिया? अपना एक विचार बना लिया। और इस विचार से ही फिर मैं धीरे धीरे मेरा नजरिया बनने लग जाएगा। अरे वो व्यक्ति, कोई भी मुझे पूछेगा अरे यार वो व्यक्ति कैसा है, अरे बहुत बेकार है, चाहे 99 लोग बड़ी तारीफ करें, पर मैं तो यही बोलूंगा बेकार, क्योंकि मेरा नजरिया बन चुका है। हमारी एक फिलोसफी, एक हमारी सोच, हमारा देखने का इशू है कि हाँ भाई ये व्यक्ति जो है, या ये चीज है, या ये सोसाइटी ऐसी है, या ये ऐसा है, सब कुछ हम एक बस सोच पे, एटीट्यूड जो है वो हमारी फिलोसफी को दर्शाता है। ये फिलोसफी 11th 12th में, आगे कॉलेज में, इनमें आप पढ़ सकते हैं। और एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब अगर ह्यूमन में चेंज लाना चाहिए तो उसमें फिलोसफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिलोसफी हो गया, फिलोसफी में एक आता है एथिक्स भी आती है। एथिक्स का मतलब होता है हमारे जो नैतिक मूल्य हैं उनमें सुधार आना चाहिए, हमारे सोच में परिवर्तन आना चाहिए। तो जनरली से अगर मैं बात यहां पर कहूं तो फिलोसफी या जो दर्शन शास्त्र है वो किसकी बात करता है? वो बात करता है आपके नजरिए की, आपके एटीट्यूड की, आप क्या सोचते हैं और किसी भी चीज को किस प्रकार से देखते हैं, वो आपका नजरिया है। जैसे और भी आप काफी उदाहरण ले सकते हैं। कोई व्यक्ति छोटी सी परेशानी में घबरा जाता है और कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी परेशानी में, रहे कोई बात नहीं, देखा जाएगा, जो प्रभु चाहेंगे वैसा हो जाएगा। दोनों के पास समस्या है, पर दोनों का देखने का नजरिया अलग अलग है। जैसे आपने बहुत सी बार सुना होगा, एक पानी का गिलास है उसमें आधा पानी है, तो अब एक से पूछा, बोले इसमें क्या है? बोले साहब आधा गिलास खाली है। दूसरे से पूछा, बोला साहब आधा गिलास पानी का है। दोनों के पास सिचुएशन सेम थी, स्थितियां सेम थी, परंतु देखने का नजरिया जो दोनों का था वो अलग था। दोनों का जो दर्शन था वो दोनों का अलग था। तो आपको यहाँ पर यह बात क्लियर हो जानी चाहिए, दर्शन का या फिलोसफी का अर्थ क्या है। दर्शन का सीधा सा देखना, देखने का मतलब क्या है कि भैया हमारा विचार क्या है, हम क्या सोचते हैं। हर व्यक्ति अपने आप में फिलोसोफर है। मेरी एक अपनी फिलोसफी हो सकता है, मैं जिस चीज को मैं सपोर्ट करता हूं आप उसके अगेंस्ट में हो सकते हो सकता है जिस चीज के आप सपोर्ट में हो उसके मैं अगेंस्ट में हो सकता हूं, और हो सकता है कहीं पे जो फिलोसफी मैं अपनाता हूं उस फिलोसफी को आप भी अपनाते हो सकता हो जो फिलोसफी आप अपनाते हो वो फिलोसफी मैं भी अपनाता हूं। जैसे अब हम कहते हैं कि हम महात्मा गांधी के विचार पढ़ते हैं, महात्मा गांधी जी के विचार, तो महात्मा गांधी जी एक फिलोसफर, उन्होंने उनके जो थॉट्स थे, जो उनके विचार थे, उन्होंने किताबों में लिखे और फिर आज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम उनकी फिलोसफी को अडेप्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिलोसफी विचार है, आइडियाज है, हमारे दुनिया को देखने का, सोसाइटी को देखने का, व्यक्ति को देखने का हमारा जो नजरिया है, उस नजरिए की बात जब आती है, उस एटीट्यूड की बात आती है, तब हम दर्शन की बात करते हैं, हम फिलोसफी की बात करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बड़ा ही प्यारा सब्जेक्ट है, परंतु सब्जेक्ट की गहराई में हमें नहीं जाना, क्योंकि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। अब जब विचारों की बात आती है तो हम हमेशा एक विचार पर बड़ा ही जोर देते हैं, और वो विचार है बच्चों नैतिक मूल्य पर। नैतिक मूल्य, या मैं ये कहूं कि मोरल वैल्यूज पर। मोरल वैल्यूज पर, मोरल वैल्यूज का मतलब, जैसे कि मैं हमेशा मेरे विद्यार्थियों को एक बात कहता भी हूं कि आप जीवन में डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, आईएएस अधिकारी बने, एसपी बने, बिजनेसमैन बने, मजदूर बने, कुछ भी बने आप जीवन में, पर अच्छे व्यक्ति बने। अच्छे व्यक्ति का अर्थ क्या होता है कि सबके लिए उसके मन में सम्मान हो, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना करे, ठीक है, किसी काम से किसी प्रकार की कोई नफरत ना हो, हर काम करे, हर काम को कि हाँ मैं भी ये काम कर सकता हूं, इससे कोई बड़ा या कोई छोटा काम नहीं होता, सबसे अच्छे से पेश आए, बड़े ही विनम्रता से बात करे, एक अच्छा व्यक्ति बने, ठीक है। तो ये क्या है? ये नैतिक मूल्य है, ये हमारे मोरल वैल्यूज है, ठीक है। आज जैसे आप कहीं आप अपने घर के बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं, ये आपके संस्कार, ये नैतिक मूल्य है, ये मोरल वैल्यूज है। तो हमारे विचार मोरल वैल्यूज से इफेक्ट होते हैं कि हमारे में ऐसे विचार होने चाहिए, मतलब हमें कुछ वैल्यूज होनी चाहिए और वो मोरल होनी चाहिए। मतलब हम में ऐसा ना हो कि नहीं नहीं नहीं, बहुत ही वो कहते हैं ना अकड़ वाली बात है, वो अकड़ नहीं होनी चाहिए, हमें वैल्यूज होनी चाहिए, हमें कुछ गुण होने चाहिए, ठीक है, वो नैतिक वैल्यूज हमें होनी चाहिए, नैतिक मूल्य है वो होने चाहिए। और मोरल साइंस, आप लोगों ने नैतिक विज्ञान
मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़ी या नहीं पढ़ी, पर हम जब स्कूल में थे तो छोटी क्लास में तक 5th 6th तक पढ़ाया जाता था। नैतिक विज्ञान की पूरी किताब चला करती थी, स्कूल में एग्जाम हुआ करता था। तो नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यूज होने चाहिए, यही कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पर समझाने की बात आती है। तो नैतिक मूल्य आप में होने चाहिए, जैसे आप बड़े पैर छूते हो, ठीक है, गुरुजनों को प्रणाम करते हो, गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हो, ठीक है, ये सब कुछ एक नैतिक मूल्यों का आ जाता है। परंतु अब आते हैं टॉपिक की तरफ, संविधान के दर्शन का क्या आशय। पहली बात तो संविधान के दर्शन का क्या आशय वो भी हम समझेंगे। संविधान की फिलोसफी क्या है, इसका क्या मतलब है, संविधान की फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या क्या कौन सी फिलोसफी समझ। दूसरी बात बोला सर आपने ये कहा कि दर्शन का मतलब विचार, और विचार में आपने लास्ट में लाकर के खड़ा कर दिया नैतिक मूल्य। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि संविधान में नैतिक मूल्य क्या है, मोरल वैल्यूज क्या है संविधान में। तो अब आप बताओ सर जी क्या मैंने सही बोला, कि यही सवाल है कि आपका कि संविधान में मोरल वैल्यूज क्या। बिल्कुल सही पकड़े हो, बिल्कुल सही हो कि ये संविधान में मोरल वैल्यूज। अब आप बोलोगे अरे अरे गुरुजी संविधान में नैतिक मूल्य कैसे हो सकते हैं, मोरल वैल्यूज कैसे हो सकती है। संविधान तो एक कानूनी दस्तावेज है, संविधान तो एक कानूनी दस्तावेज है भाई। हम कहते हैं ना बुक ऑफ लॉ है, कानून की किताब है संविधान तो। बिल्कुल सही बात। तो जब कानून की किताब है तो कानून की किताब में नैतिक मूल्यों का क्या काम है। कानून तो सही गलत डिसाइड करेगा, नैतिक मूल्य हमें देखना ही नहीं है। परंतु आप लास्ट अध्याय की बात याद करिएगा विद्यार्थियों, मैंने एक बात कही थी कि भारत का संविधान सिर्फ एक कानूनी या एक राजनीतिक किताब ही नहीं, एक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने वाली किताब, एक दस्तावेज है बच्चों। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने वाला दस्तावेज है भारत का संविधान। बहुत से लोगों को यह लगता है संविधान तो एक कानूनी किताब है तो उसमें क्या नैतिक मूल्य, क्या मोरल वैल्यूज होंगी। कुछ ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कानून की किताब है, कानून है, ऐसा होगा तो ऐसा कर देना, ऐसा हो तो ऐसा कर देना, सरकार ऐसे बन जाएगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। पर उसमें नैतिक मूल्य कहाँ है। फिर बात आती है नजरिए की, फिर बात आती है कुछ ढूंढने की। अगर आप अच्छे से संविधान को बड़े ही गहराई से पढ़ते हैं, संविधान की अच्छाइयां ढूंढते हैं, तो आपको एक नहीं हजारों अच्छाइयां देखने को मिलेगी, हजारों उसमें नैतिक मूल्य देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर देश के संविधान के हर आर्टिकल में नैतिक मूल्य हो, परंतु काफी अनुच्छेद, काफी ऐसे विषय उसमें डाले जाते हैं जो नैतिक मूल्य के हों। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं भारत के संविधान में समानता, अब आप इक्वलिटी के लिए डाला गया। जैसे हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 14 से 18 तक के सारे आर्टिकल्स जो हैं, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक समानता का अधिकार, समानता का डाला गया। अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का उद्देश्य नहीं है कि हाँ भाई सबको समान, हमारा मूल्य है, हमारा नैतिक मूल्य है, मोरल वैल्यूज है। क्यों किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव हो, क्यों भाई, उसके हाथ में था क्या, क्यों वो उस कास्ट में जन्म लेगा और आप इस कास्ट में जन्म लोगे। क्यों किसी के साथ हम लिंग के आधार पर भेदभाव करें कि नहीं वो पुरुष बने हैं वो महिला बने, हमने चूज करा है। या क्यों हम किसी के साथ धर्म के आधार पर, क्यों किसी के साथ हम रंग के आधार पर, क्यों किसी के साथ हम आर्थिक स्थिति पर भेदभाव करें। नहीं करना चाहिए ना। ये हमारी मोरल वैल्यूज हो रही है कि यार हम सिर्फ और सिर्फ उसके साथ बर्थ के बेसिस पर हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दे, भेदभाव करना शुरू कर दे। तो ये तो नैतिक मूल्य नहीं है ना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, ये तो गलत है ना भाई, ये तो गलत है। तो उस गलत को खत्म करा गया है और नैतिक मूल्य को बनाया गया है कि मोरल वैल्यू यही है कि कोई किसी भी जाति में, कोई किसी भी धर्म में, कोई किसी भी संप्रदाय में, कोई किसी भी लिंग में, किसी भी रंग में, कैसी भी स्थिति में जन्म ले, परंतु उसको समानता मिलनी चाहिए, उसको समाज से सम्मान मिलना चाहिए। तो ये नैतिक मूल्य है या नहीं है, ये मोरल वैल्यू है या नहीं है बच्चों। तो एक कानून के बीच पे मोरल वैल्यू भी आपको देखने को मिली, आपको नैतिक मूल्य भी आपको देखने को मिला। ऐसे ही अगर आप देखें 23-24 अनुच्छेद में अगर हम देखें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करी गई। तो बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है उससे उनको बचाना, शिक्षा का अधिकार दिया गया, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में। ये चीजें क्या है, ये मोरल वैल्यूज है ना कि भाई बच्चों की तो उम्र है खाने खेलने कूदने की और उनकी पढ़ने की, वो मजदूरी करें, उनका शोषण न हो, ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत है ना, बिल्कुल गलत है। आप डीपीएसपी में देखिएगा, डीपीएसपी में बहुत से ऐसी बातें जोड़ी गई हैं जो नैतिक मूल्य को, मोरल वैल्यूज को दर्शाती है बच्चों, वो मोरल वैल्यूज को दर्शाएगी। तो ये मोरल वैल्यूज यही तो क्या है, ये फिलोसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, कानूनी तो है ही, उसके साथ एक सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने वाली किताब है, एक सामाजिक आर्थिक दस्तावेज है। इसीलिए हम इसको एक जीवंत दस्तावेज के रूप में, लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में लास्ट लेक्चर में पढ़ करके, लास्ट चैप्टर में पढ़ करके आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं।
काफी लोग ऐसा मानते हैं कि संविधान सिर्फ कानूनों से बनता है और कानून एक बात है तथा मूल्य और नैतिकता बिल्कुल ही अलग बात, इसलिए संविधान के प्रति केवल कानून नजरिया अपनाया जा सकता है, न कि नैतिक या राजनीतिक दर्शन का नजरिया। तो ये बच्चा है, ये सोच रहा है कि संविधान और नैतिक दर्शन, नैतिक नजरिया, दर्शन नजरिया, बात जमी नहीं। ये भी काफी लोगों की तरह ऐसा ही मानता है ये बच्चा भी कि संविधान तो सिर्फ कानूनों से बनता है, उसमें ये वाला आर्टिकल, ये वाला अनुच्छेद, ये वाला शेड्यूल, ये वाले पार्ट, बस यही तो चीजें हैं। ठीक है, इस चीज को खत्म करना है, सबको वोटिंग देनी है, ऐसे सरकार बन जाएगी, ऐसे राज्यपाल बनेंगे, ऐसे राष्ट्रपति जी बनेंगे, ऐसे उपराष्ट्रपति जी, ये सारी बातें बिल्कुल सही बात है। संविधान कानूनों से बनता है, नो डाउट, और कानून एक बात है तथा मूल्य और नैतिकता बिल्कुल ही अलग बात है। कानून और मूल्य और नैतिकता दोनों अलग अलग बता रहा है, पर मुझे आज एक बात बताइए कि हमने कानून क्यों बनाया? हमने नैतिकता और हमारे मूल्यों को बनाए रखने के लिए तो हमने कानून बनाया। आज मुझे आप एक बात बताइए कि एक घर में कोई बच्चा शराब पी करके जाता है, उसके माता पिता ने बात कही है कि अगर किसी ने भी कभी कोई गलत काम करा तो उसको सजा दी जाएगी। अब वो जब शराब पी करके आया और कानून क्या बनाया था कि भाई कोई भी आएगा ऐसा करके तो उसको सजा दी जाएगी, तो उसको 2 दिन तक खाना नहीं दिया गया। तो कानून क्या बनाया कि सजा दी जाएगी अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा गलत काम करके आता। तो वो बच्चा पहली बार, बच्चा मतलब इन द सेंस बड़ा था, 19-20 साल का, वो शराब पी करके आ गया घर में। माता पिता को जैसे ही पता चला उसको 2 दिन कमरे में बंद करके खाना पीना नहीं दिया। अब एक बात बताओ, आप कहोगे इसमें कानून और नैतिक मूल्य, तो ये जो कानून बनाए गए नैतिकता के लिए तो बनाए गए। भाई शराब पीना कोई अच्छी बात हो रही है? गलत बात है, वो तो गलत बात है। तो ऐसा गलत काम ना करो, इसलिए मन में थोड़ा सा भय पैदा करना पड़ता है, कि डर पैदा करना पड़ता है कि और मैंने ऐसा करा तो मम्मी पापा ऐसा कर देंगे। जो सोसाइटी आप पे कुछ रोक लगाती है ना बच्चों, सोसाइटी रोक कभी गलत नहीं लगाती, ठीक है, वो रोक इसलिए लगाती है कि आप सही ट्रैक पर चलते जाओ। तो यहां पर भी संविधान में जो कानून बनाए गए हैं वो किस लिए बनाए गए हैं? नैतिकता को बनाए रखने के लिए। कुछ वैल्यूज है, उन वैल्यूज को बनाए रखने के लिए। आज मान लो देश में कोई संविधान ना हो, कोई कानून व्यवस्था ना हो, कोई पुलिस कोई ना हो, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसके साथ कैसा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कहीं डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव हो रहा है, कहीं किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, चोरी हो रही है, किसी ने मर्डर कर दिया, सब ऐसे ही चलेगा। फिर आप कहां फिर नैतिकता ढूंढेंगे, कहां मूल्य ढूंढेंगे, कहां ढूंढेंगे फिर नैतिकता और मूल्य? तो कानून और नैतिकता मूल्य अलग बात नहीं है। इन नैतिकताओं को, इन मूल्यों को बनाए रखने के लिए कानून लाया जाता है, और कानूनी किताब है संविधान। और संविधान में अगर आप ढूंढेंगे तो आपको नैतिकता और मूल्य, मोरल वैल्यूज, पॉलिटिकल वैल्यूज, फिलोसॉफिकल वैल्यूज आपको देखने को मिलेगी। परंतु इनका मानना है, कुछ लोगों का मानना है कि कानून अलग है और मूल्य और नैतिकता अलग है, इसलिए संविधान के प्रति केवल कानूनी नजरिया अपनाया जा सकता है। तो वो लोग कह रहे हैं कि कानून और नैतिकता अलग अलग है और संविधान एक कानूनों से बनता है, तो संविधान के प्रति सिर्फ और सिर्फ एक कानूनी नजरिया अपनाया जा सकता है। हम नैतिकता वाला या राजनीतिक नजरिया नहीं अपना सकते, सिर्फ और सिर्फ एक कानूनी नजरिया अपना सकते हैं, न कि नैतिक और राजनीतिक दर्शन का नजरिया। यह सच है कि हर कानून में नैतिक तत्व नहीं होता, किंतु बहुत से कानून ऐसे हैं जिनका हमारे मूल्यों और आदर्शों से गहरा संबंध है। यह बात मैंने पहले भी कही कि हर देश के संविधान में, हर अनुच्छेद में जरूरी नहीं है कि आपको हर कानून में नैतिकता देखने को मिले, हर जगह नैतिक तत्व नहीं देखने को मिलेगा, परंतु काफी अनुच्छेद या काफी कानून ऐसे होते हैं जो क्या है, हमारे मूल्य और हमारे आदर्शों से गहरा संबंध रखते हैं। जो हमारी वैल्यूज होती हैं, जो हमारे आइडल्स होते हैं, आदर्श हमारे, ये हमारा आदर्श है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उन आदर्शों से, उन मूल्यों से हमारा गहरा संबंध होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखें, समानता का कानून, लॉ ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, समानता का कानून बनाया गया। अब ये समानता का कानून है, पर ये कानून क्यों बनाया गया? क्योंकि हमारे आदर्श हैं, हमारे मूल्य हैं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे लिए समानता क्या है? मूल्यवान है। हमारे लिए इक्वलिटी क्या है? वैल्यूएबल है। किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, और स्पेशली बर्थ के बेसिस पे कि भाई उसने यहां जन्म लिया, वहां जन्म लिया, उस आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव करें, वो तो बिल्कुल ही गलत है। तो हमने क्या बनाया? समानता को मूल्यवान बनाया। अब समानता एक कानून है, परंतु ये एक नैतिकता भी तो है, ये एक नैतिकता भी तो है। आपको एक और उदाहरण देता हूं। आप जैसे मान लीजिए आप अभी भी छोटे ही हैं, अभी भी ज़्यादा बड़े नहीं हो, या कभी और थोड़े छोटे होंगे, मतलब मान लीजिए 9-10 साल के हों, या और कभी घर में कोई गेस्ट आया हो या और कुछ आया हो और आपने बहुत गलत तरीके से व्यवहार करा हो, तो मम्मी पापा डांटते ना, बदतमीज कैसा कर रहा है, 1-2 थप्पड़ भी लगाएंगे, 1-2 थप्पड़ भी लगाए। अब उन्होंने मारा क्यों? आपको नैतिक संस्कार सिखाने के लिए, आपको मोरल वैल्यू सिखाने के लिए। नहीं, देखो बेटा,
घर पर आया हुआ अतिथि भगवान के समान है और किसी से भी इसी प्रकार से बदतमीजी से बात नहीं करते, ठीक है ना। आइंदा अगर ऐसा करा तो मैं आपको देख लेना और पिटाई करूंगा। तो वो डर जो बनाया गया वो कानून था, वो किस लिए बनाया गया कि बच्चा सुधर जाए। तो उसी प्रकार से जो समानता का कानून बनाया गया है वो समानता को मूल्यवान माना गया है। जैसे कि माता पिता ने बच्चे को 2 थप्पड़ लगाए जिससे कि वो आगे से सबसे बड़े ही तमीज से और बड़े ही अच्छे से बात करें। इसी कारण संविधान को एक ऐसे दस्तावेज के रूप में देखना जरूरी है जिसके पीछे एक नैतिक दृष्टि काम कर रही है। तो आप हमेशा संविधान को एक ऐसे दस्तावेज के एक ऐसे डॉक्यूमेंट के रूप में देखिए, एक ऐसे डॉक्यूमेंट के रूप में देखना जरूरी है जिसके पीछे एक नैतिक दृष्टि, एक मोरल वैल्यूज काम कर रही है। सिर्फ और सिर्फ लीगल नहीं, लीगल तो है, उसमें कानून है तो वो लीगल है, पर उसमें मोरल वैल्यूज भी देखना जरूरी है। संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है। और संविधान के प्रति हमें कैसा दर्शन अपनाना चाहिए? राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलोसफी का नजरिया भी अपनाना जरूरी है। अब आप सोचोगे सर राजनीतिक दर्शन का मतलब क्या है? अब पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है इसको भी समझते हैं। इसमें हम लोग 3 पॉइंटों को जानेंगे। कौन से हैं आइए देखते हैं। पहली बात तो संविधान कुछ अवधारणाओं के आधार पर बना है। इन अवधारणाओं व्याख्या हमारे लिए जरूरी है। देखो अवधारणाएं मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर हमारा संविधान बना है। संविधान कुछ अवधारणाओं के आधार पर बना है, कुछ कॉन्सेप्ट्स के आधार पर बना है और उन अवधारणाओं की व्याख्या, उनका इंटरप्रिटेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, उनको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ हाँ बेटा ये किताब पढ़ लो, पढ़ने से मतलब नहीं है, उसको समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो जैसे किताब है, अब आज जो पूरी किताब कोई सी भी किताब हो वो लिखी गई, उसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा, उस किताब के पीछे लिखने का, उसको कुछ समझाना चाहता होगा, ठीक है ना। उसको कुछ समझाना कि भाई ये चीज समझनी है आपको। जैसे ना भगवत गीता है, भगवत गीता बड़ी अच्छी किताब है, परंतु अब उसको सिर्फ ऐसे रीड नहीं करना, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं उनको समझना है और समझ करके लाइफ में उतारना है। तो उसी प्रकार से संविधान में भी जो बातें लिखी गई है उनके पीछे का कॉन्सेप्ट हमें समझना, उसका इंटरप्रिटेशन समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैं कहता हूं कि भाई आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ कहा गया है, अब इसमें बहुत कुछ समय के साथ सुप्रीम कोर्ट तो जोड़ता गया, भाई ये ऐसा भी है तो हाँ ये भी आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार है, इसमें ऐसा होना चाहिए, ये बात है तो ये भी राइट टू लाइफ में आता है, ये है तो ये भी राइट टू लाइफ में आता है, आपको स्वच्छ पानी मिले ये भी आर्टिकल 21 में आता है। तो व्याख्या करके उसको और भी जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको और भी बेहतर बना दिया। इसका मतलब यह है कि हम संविधान में व्यवहार किए गए पदों जैसे अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक अथवा लोकतंत्र के संभावित अर्थ के बारे में सवाल करें। देखो तो इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान में जो भी पद इस्तेमाल करे गए हैं, भाई अधिकार, राइट्स, हमारे नागरिकता, सिटीजनशिप, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के संभावित अर्थ के बारे में हम लोग सवाल करें। हमें सवाल करना चाहिए कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है? क्या लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ वोट देने तक सीमित है? क्या लोकतंत्र का अर्थ सरकार से सवाल पूछना है? क्या है लोकतंत्र? हमारे पास उसके सवाल होने चाहिए और जैसे जैसे सवाल हम पूछते जाएंगे, सवाल पे सवाल, सवाल से सवाल होंगे और फिर उसके जवाब आते आते हमारा लोकतंत्र और बेहतर और व्यवस्थाओं के अनुसार बेहतर होगा। तो कोई भी जो भी पद संविधान में इस्तेमाल करा गया है उसके संभावित अर्थ, उसकी और क्या मीनिंग हो सकता है, उसके बारे में सवाल होने चाहिए और सवालों से फिर जवाब निकल करके आएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर अधिकार के लिए दर्शाया है। इसके अतिरिक्त हमारे सामने एक ऐसे समाज और शासन व्यवस्था की तस्वीर साफ साफ होनी चाहिए जो संविधान की बुनियादी अवधारणाओं की हमारी व्याख्या से मेल खाती हो। इसके अलावा क्या बोला कि हमारे सामने समाज, पूरी जो सोसाइटी वो, और जो शासन व्यवस्था है, जो सरकार है, उसकी तस्वीर साफ साफ होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो संविधान की बुनियादी अवधारणाओं और जो संविधान की बुनियादी अवधारणा उनकी व्याख्या से मेल खाती हो। मतलब जैसे क्या है कि भैया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने, जैसे अभी एक और उदाहरण वापस ले लेते, इक्वलिटी की बात करी, समानता की बात करी। अब हमारे संविधान ने समानता बोली। समानता का कानून बनाने के पीछे जो मूल उद्देश्य है वो क्या है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी के साथ ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। अब देखिए उसमें अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता, छुआछूत के लिए ऐसे किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए नहीं बोला कि इनके साथ अनटचेबिलिटी नहीं करनी है, उसमें साफ साफ लिखा अनटचेबिलिटी का अंत होना चाहिए। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बोला। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब है आप किसी भी व्यक्ति के साथ करो, अब आप वो किस बेसिस पे कर रहे हो वो नहीं पता, पर अगर आप अनटचेबिलिटी कर रहे हो तो वो गलत है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आप मान लो किसी के साथ रंग के आधार पर कर लो, हो सकता है किसी के साथ आप जेंडर के आधार पर अनटचेबिलिटी कर लो, किसी भी बेसिस पे करो, पर वो गलत है। तो मूल उद्देश्य क्या है कि ये जो अनटचेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये सोसाइटी से रिमूव हो जाना चाहिए। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, समानता लेकर के आना है। मेन कॉन्सेप्ट है बराबरी, समानता लेकर के आना। परंतु अब देखो अवधारणा की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन क्या हुआ इस कॉन्सेप्ट का कि सब में समानता होनी चाहिए, आप किसी के साथ भी कुछ गलत ना करो, भेदभाव ना करो, अनटचेबिलिटी ना करो। अब ये जो हमारी अवधारणा थी संविधान की और उसकी जो व्याख्या हुई वो किससे मेल खानी चाहिए, हमारे समाज से। मतलब इस बात को सोसाइटी भी अपनाए, इस बात को सोसाइटी भी अपनाए, इस बात को शासन व्यवस्था, इस बात को गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट भी अपनाए। भाई ये जो अवधारणा, जो कॉन्सेप्ट है उसको सोसाइटी भी अपनानी चाहिए, उसको सरकार भी अपनानी चाहिए। और सोसाइटी ने और गवर्नमेंट ने अपनाई। सरकार इसीलिए तो क्या है कि काफी योजनाएं चलाती है गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, ठीक है। सोसाइटी में समय समय पर आप देखते हैं कि अलग अलग संगठन है, अलग अलग मैसेज देते हैं। जैसे देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक मैसेज दिया सोसाइटी में। तो सोसाइटी ने भी अपनाया, गवर्नमेंट ने भी अपनाया। मतलब सीधा सा ये जो बात यहां पे लिखी गई उसने ये बात कही है कि संविधान की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट्स है, उनसे समाज और सरकार का साफ साफ तस्वीर हमारे पास आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि संविधान की अवधारणा कुछ है, समाज की कुछ है और सरकार की कुछ है, वो मेल नहीं खाएगी। फिर संविधान का निर्माण जिन आदर्शों की बुनियाद पर हुआ है उन पर हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए। तो संविधान का निर्माण जिन आदर्शों पर हुआ है, जो आइडियल्स संविधान के रहे उन पर हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। संविधान को सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज के रूप में ना देखें, जो आदर्श तय करके बनाया गया था हमारा संविधान, उन आदर्शों पर, उन आइडियल्स पर हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए। उन आदर्श को बिल्कुल हम अपने आप में मतलब पी ले कि हाँ भैया ये आदर्श है, ये संविधान के ये जो आइडियाज हैं, ये आइडियल्स हैं। जैसे हम बात करें, फिर बात आएगी समानता की, बात आएगी विकास की कि भाई सबका विकास हो, बात आएगी मताधिकार की, सबको मताधिकार दिया गया, ठीक है। बात आएगी रूल ऑफ लॉ की। ये सब कुछ क्या है, ये आइडियल्स है, ये आदर्श है, ठीक है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, जो आदर्शों के साथ जो बुनियाद तय करी गई थी संविधान की, उनको पर हमारी पकड़ होनी चाहिए। मतलब हम आदर्शों को, उन आइडियाज को हम कभी ना भूलें। इस सिलसिले में हमारे अंतिम बात यह है कि इस भारतीय संविधान को संविधान सभा की बहस के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए, ताकि सैद्धांतिक रूप से हम बता सकें कि आदर्श कहां तक और क्यों ठीक है तथा आगे उनमें कौन से सुधार किए जाने चाहिए। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है, आज जो सवाल आपके दिमाग में उठते हैं, ठीक है, कि यार संविधान में ये बात है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, या संविधान में ये बात लिखी गई, बहुत ही बढ़िया लिखी गई। आपके दिमाग में जो भी सवाल पैदा होता है ना, वो सवालों पर चर्चा जब संविधान सभा बैठी हुई थी उसी समय हो गई थी। हमारे संविधान में कोई भी आर्टिकल, कोई भी अनुच्छेद, कोई भी भाग अगर जोड़ा गया है तो उसके जोड़ने से पहले बड़ी विचार विमर्श हुए, बड़ी चर्चाएं हुई हैं, खूब चर्चा हुई है। कोई कह रहा है कि नहीं नहीं ये आर्टिकल में ये कमी है, कोई कह रहा नहीं नहीं ये सही है, ये पास होना चाहिए, ऐसा ऐसा खूब विचार विमर्श हुआ है। 3 साल, लगभग 3 साल का समय संविधान को बनने में लगा। क्यों? क्योंकि बड़े ही विचार विमर्शों के साथ बने। तो अगर आज हम जब उस संविधान को पढ़ रहे हैं, उस संविधान की किताब को जब हम लोग पढ़ रहे हैं और हमारे दिमाग में कोई भी सवाल उठता है, तो हमें उसका जवाब ढूंढने के लिए कहां जाना चाहिए? जो डिबेट्स उस समय हुई, जो भी डिबेट हुई कि हाँ भैया ये चीज जोड़नी है या नहीं जोड़नी, तो कुछ कह रहे हैं हाँ ये जोड़ने का ये बेनिफिट होगा, ये नेगेटिव बात है, ये पॉजिटिव बात है, और फिर पूरा डिस्कशन कर करके फाइनली उसमें ऐड करा गया या कुछ चीजों को हटा दिया गया। तो उन डिबेट्स के साथ हमें संविधान को पढ़ना चाहिए। और यही कारण है कि जैसे जब भी बीच बीच में कहीं पर भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर के डिबेट्स आए हैं, तो मैंने आपको उनको पढ़ाया है, ठीक है, उनको पढ़ाया है कि उन्होंने क्या विचार रखा है, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर के हों, जवाहरलाल नेहरू के हों, किसी भी के भी आए हों। अपन उनके सबके डिस्कस कर रहे हैं एक एक कि भाई उनका पूरा पैराग्राफ लेकर के मैंने आपको एक एक वर्ड आपको समझाया। वो क्यों? क्योंकि आप समझ सके कि ये बात जो है ये है तो है क्यों। जैसे हमने संघवाद वाले में चर्चा करी कि हमारे देश में केंद्र सरकार मजबूत है तो क्यों है, के मुंशी जी की बात को मैंने साथ में रखा। इससे अब आपको समझ में आ गया होगा, हाँ यार सही बात है, केंद्र सरकार को पावर देना सही बात है। फिर भी कंफ्यूजन था, हम संघीय शासन है एकात्मक शासन, मत डरो। फिर डॉक्टर अंबेडकर की बात का हमने पॉइंट रखा, फिर आप हाँ भाई बात तो सही है, मेन तो शक्ति का विभाजन वो तो करा गया। तो जो भी सवाल जब हमारे दिमाग में आते हैं, उन सवालों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है बेटा। तो जब उन पर चर्चा हो चुकी है तो हम उन्हीं को देख कर करके, हम उन्हीं डिबेट्स को सुन कर करके
हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन ले सकते हैं ना। तो सबसे लास्ट फाइनल बात जो कही गई है कि संविधान सभा की जितनी भी जो डिबेट्स हुई हैं उनके साथ हमें जोड़ करके पढ़ना चाहिए, ताकि सैद्धांतिक रूप से हम बता सके कि आदर्श कहां तक और क्यों ठीक है तथा आगे उनमें कौन से सुधार किए जा सकते हैं। तो जो आदर्श, जो आइडियल्स जोड़े गए हैं वो कहां तक ठीक है, उनमें कब सुधार किया जा सकता है, और हमारे संविधान सभा में अलग अलग जो महापुरुष बैठे हुए थे उनके क्या विचार थे उन मुद्दों पर, उन इश्यूज पे। तो हम पढ़ेंगे, हम सुनेंगे, तभी तो हम जानेंगे। ये एक तस्वीर संविधान सभा के सभी जो सदस्य हैं उनकी दिखाई गई है, और सभी को कोटि कोटि नमन हमारी तरफ से। किसी मूल्य को अगर हम संविधान की बुनियाद मानते हैं, बनाते हैं, तो हमारे लिए बताना जरूरी हो जाता है कि ये मूल्य सही और सुसंगत क्यों है। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि ये बात संविधान की बुनियाद है, ठीक है, जैसे हम बात कहें कि मूल जो अवधारणा वाला, जो मूल संरचना वाली बात हमने करी है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात हम लास्ट चैप्टर में करते हुए आए हैं, तो हमने उसमें बुनियाद बोली कि ये संविधान की बुनियाद है, ये बेसिक है संविधान। तो जब हम संविधान की किसी चीज को बुनियाद बता रहे हैं, जब हम संविधान की किसी चीज को बुनियाद बता रहे हैं, तो यह बताना भी जरूरी है कि ये मूल्य कहां तक सही है और क्यों सही है। ये बात कहां तक सही और क्यों सही, भाई जैसे सीधी सी बात, हम कहते हैं ना, जो सेल है, कोशिका, जिसको आप साइंस में क्लास 10 तक पढ़ा होगा, कोशिका, सेल जो है वो बेसिक यूनिट है हमारी। तो क्यों? अब भाई साइंस का टीचर फिर आपको बता देगा, देखो बेटा हमारा जो हर बॉडी का पार्ट है वो सेल से बना हो कोशिका। हाँ यार, तो बोला कि सेल यूनिट है, बेसिक यूनिट है, तो प्रूफ करो। भाई आपने उस दिन बोला सर हमें तो समझ में नहीं आया संघीय शासन व्यवस्था है एकात्मक, तो भाई मैंने प्रूफ करा आपको, पूरा प्रूफ करा। तो जब हम किसी चीज को ये कह रहे हैं कि वो बुनियाद है, वो बेसिक है, तो फिर हम उस मूल्य को बता तो सकें कि वो सही क्यों है, क्या कारण है, तो रीजन देना जरूरी। और रीजन देने के लिए हमें संविधान सभा की डिबेट्स को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि रीजंस, आंसर्स, हमारे क्वेश्चंस सारे के जवाब कहां से मिलेंगे, उस डिबेट से हमें मिलेंगे। बड़े बड़े वॉल्यूम से बेटा, बड़ी बड़ी किताबें पूरी डिबेट्स की हमारी सरकार ने बनवा रखी है। अगर आप पढ़ना चाहे और करना चाहे तो आपको अवेलेबल हो जाएंगी वो, आप कभी भी आपको समय मिले उन पे पढ़ करके फिर हम इन चीजों को कनेक्ट करना चाहिए। इसके बगैर संविधान के निर्माण में किसी मूल्य को आधार बनाना एकदम अधूरा कहा जाएगा। तो हमें उन डिबेट्स को पढ़ करके उनके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना चाहिए। अगर हम उनको नहीं समझते हैं तो उसके बिना संविधान के निर्माण के किसी भी मूल्य को एक आधार बनाना थोड़ा सा अधूरा सा रहेगा। संविधान के निर्माताओं ने जब भारतीय समाज और राज्य व्यवस्था को अन्य मूल्यों के बदले किसी खास मूल्य समूह से दिशा निर्देशित करने का फैसला किया, तो ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि उनके पास इस मूल्य समूह को जायज ठहराने के लिए कुछ तर्क मौजूद थे। भले ही इनमें से बहुत से तर्क पूरी तरह से स्पष्ट ना हो, चाहे संविधान निर्माताओं के तर्क कितने भी कच्चे और अनगढ़ क्यों ना हो, यह कल्पना करना मुश्किल है कि संविधान में अंतर्निहित मूल्यों को जायज ठहराने के लिए उनके पास तर्क नहीं थे। यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात कही गई। क्या कहा गया कि संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने भारतीय समाज और राज्य व्यवस्था, जो हमारी पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, सरकार बनने का, पार्लियामेंट का, ये सब कुछ अन्य मूल्यों के बदले किसी खास मूल्य समूह को दिशा निर्देशित करने का फैसला करा। मतलब एक कुछ स्पेशल जो वैल्यूज का एक जो पूरा मूल्य का एक ग्रुप है कि भाई ये मूल्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन सबको कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ना चाहिए। उनको ज्यादा अगर इंपॉर्टेंस दी है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। हो सका क्योंकि उन मूल्य समूह को जायज ठहराने के लिए कुछ तर्क मौजूद हो। और उन मूल्य समूह को क्यों जोड़ा गया? क्योंकि उनके पीछे कुछ तर्क थे, कुछ रीजंस थे। मैंने क्या कहा कि बड़ी डिबेट्स हुई हैं, हर चीज के पीछे काफी रीजंस दिए गए, तो रीजन थे कि भाई हम ये चीज जोड़ रहे हैं तो इस कारण जोड़ रहे हैं। भले इनमें से बहुत से तर्क पूरी तरह स्पष्ट ना हो, पर चलो मान लेते हैं कि काफी बातें स्पष्ट ना हो, जो काफी रीजंस दिए गए वो बिल्कुल स्पष्ट ना हो। चाहे संविधान निर्माताओं के तर्क कितने भी कच्चे या अनकंड क्यों ना हो, ये भी मान लेते चलो भाई कच्चे से तर्क दे दिए, कोई पक्का तर्क ना दिया हो, ऐसा है नहीं। ये कल्पना करना मुश्किल है कि संविधान में अंतर्निहित मूल्य को जायज ठहराने के लिए उनके पास तर्क नहीं थे। परंतु जितनी बातें संविधान में जोड़ी गई है उनमें से किसी बात पर और उनमें से उन बातों के पीछे छुपे मूल्य के पीछे कोई ये नहीं कह सकता कि ये मूल्य जोड़े गए तो इनके पीछे संविधान सभा वालों के पास कोई तर्क नहीं था, कोई रीजन नहीं था। ऐसा हो ही नहीं सकता। हर बात जो जोड़ी गई है उसके पीछे, हर बात के पीछे रीजन था, हर बात के पीछे रीजन था, और स्ट्रॉन्ग रीजंस दिए गए, गजब के तर्क दिए गए। उन तर्कों को पढ़ना, उन रीजंस को जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कहा जाता है कि पढ़े लिखे व्यक्ति अच्छे से पढ़ें और हर बात के पीछे तर्क दें। हवा में कोई भी बात नहीं करनी चाहिए हमें। तो यही बात यहां पर कही गई है कि संविधान में जो भी मूल्य जोड़े गए उनके पीछे कुछ ना कुछ तर्क, उनके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस, कुछ ना कुछ वैल्यूज रखी गई हैं।
संविधान के अंतर्निहित नैतिक तत्वों को जानने और उसके दावे के मूल्यांकन के लिए संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है। तो इसलिए जितने भी नैतिक तत्व संविधान में जोड़े गए हैं और उनका मूल्यांकन, उनका इवैल्यूएशन करने के लिए हमें संविधान के प्रति कैसा नजरिया अपनाना होगा? राजनीतिक नजरिया। ऐसा करना इस वजह से भी जरूरी है ताकि हम अपनी शासन व्यवस्था के बुनियादी मूल्यों की अलग अलग व्याख्याओं को एक कसौटी पर जा सकें। इस वजह से जो हमारे शासन व्यवस्था की जो बुनियादी मूल्य है, ठीक है, जो हमारे शासन व्यवस्था, हमारी सरकारें हैं, उनका जो बुनियादी मूल्य है उनको अलग अलग व्याख्याओं पर की कसौटी पे हम जांच सके, अलग अलग उनका इंटरप्रिटेशन हो, फिर हम उनको जांच सके कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं। ये बात स्पष्ट है कि आज संविधान के बहुत से आदर्शों को चुनौती मिल रही है। काफी जो बातें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे चुनौती करी गई कि संविधान की ये बात, इसमें बदलाव होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए, ये ठीक नहीं, ये वाला आदर्श ठीक नहीं है, ठीक है। ऐसा इन आदर्शों को संविधान में सूखे हुए फूलों की भांति सिर्फ रख भर नहीं दिया गया, बल्कि इन पर बार बार अदालतों में होती है और यह हमारे राजनीतिक जीवन के अभिन्न अंग है। देखो, अब संविधान के काफी मुद्दों पर, काफी चीजों पर, डिबेट्स पे बार बार में अदालतों में मामला जाता है, अदालतों पर उन पर व्याख्या होती है, डिबेट्स होती हैं, चर्चाएं होती हैं, ठीक है। और ये सब कुछ अब हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। जैसे हम कहें केशवानंद भारती केस, तो केशवानंद भारती केस से काफी कुछ बड़े परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इन पर विविध राजनीतिक हलकों, विधायिका, राजनीतिक दल, मीडिया, स्कूल तथा विश्वविद्यालय में विचार विमर्श होता है, बहस चलती है और इन पर सवाल उठाए जाते हैं। तो जो अलग अलग जो आदर्श संविधान में जोड़े गए हैं उनमें विधायिका पर, राजनीतिक दलों में, मीडिया पर, स्कूल में अलग अलग जगह विचार विमर्श होती है और डिबेट्स इन पर होती है। इन आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाती है और कभी कभी अल्पकालिक शुद्ध स्वार्थों के लिए इनके साथ चालबाजी भी की जाती है। देखो, अब इन आदर्शों की अलग अलग व्याख्याएं होती हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और कभी कभार अल्पकालिक शुद्ध स्वार्थ, मतलब इसका मतलब क्या है कि अपने जो तुच्छ स्वार्थ होते हैं, अपने जो छोटे स्वार्थ, कुछ थोड़े बहुत स्वार्थों के कारण इन आदर्शों के साथ थोड़ी बहुत चालबाजी भी कर दी जाती है। इसी कारण से इस बात की परीक्षा की जरूरत पैदा होती है कि संविधान के आदर्शों और अन्य हलकों में इन आदर्शों की अभिव्यक्ति के बीच कहीं कोई गंभीर खाई तो नहीं, ठीक है। मतलब क्या है कि संविधान के जो आदर्श है वो और जो ये व्याख्याएं हो रही हैं, जो लोग अभिव्यक्त कर रहे हैं, इनके बीच में कोई डिफरेंस तो नहीं, कोई खाई तो नहीं है। देखते हैं, कभी कभी विभिन्न संस्था एक ही आदर्श की व्याख्या अलग अलग ढंग से करती हैं। तो आप देखिए, कभी कभार क्या होता है कि विधायिका कुछ कह रही है, न्यायपालिका कुछ कह रही है, तो अलग अलग जो संस्थाएं होती है वो एक ही आदर्श की अलग अलग प्रकार से व्याख्या, इंटरप्रिटेशन करती है। हमें इन व्याख्याओं की आपसी तुलना की जरूरत पड़ती है। तो फिर अगर मान लीजिए ए ने ये बोला, बी ने ये बोला, तो हमें दोनों की व्याख्याओं की तुलना करने की जरूरत है कि भाई कौन सा बेहतर है, ये सही है या ये सही है। संविधान के आदर्श अपने आप में परम न सही परंतु हैसियत के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो संविधान के जो आदर्श है वो बड़े ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूल्यों या आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाए तो इन व्याख्याओं के बीच विरोध पैदा होता है, और जब आदर्शों की अलग अलग ढंग से व्याख्या करी जाती है तो उनके बीच में फिर विरोध पैदा होता है कि नहीं नहीं हमारी बात सही है, हमने जो इंटरप्रिटेशन दिया है वो सही है, कोई दूसरा कहे नहीं नहीं हमने ये इंटरप्रिटेशन दिया है वो सही है। यह जांचने की जरूरत आ पड़ती है कि कौन सी व्याख्या सही है। तो फिर यह जांचना जरूरी है कि कौन सी व्याख्या जो है, कौन सा इंटरप्रिटेशन जो है वो सही है। इस जांच परख में संविधान के आदर्शों का इस्तेमाल एक कसौटी के रूप में होना चाहिए, और फिर जब हम ये जांच रहे हैं कि कौन सी अभिव्यक्ति सही, कौन सी बात जो बोली गई है वो सही है, कौन सी व्याख्या है जो वो सही है, तो उस समय हमारे पास जांचने के लिए क्या होना चाहिए, जो संविधान के आदर्श है, आदर्शों को हम मान करके फिर देखें कि हाँ भाई ये बात बोल रहा है तो संविधान के आदर्शों के साथ मैच खाती है या नहीं खाती है, इसकी खाती है, इसकी खाती है, जिसकी खाती है वही बात सही है और जिसकी नहीं तो वो गलत है। इस लिहाज से हमारा संविधान एक पंच की भूमिका निभा सकता है। तो पंच मतलब एक हम कहते हैं एम्पायर की सी भूमिका निभा सकता है कि कौन से वाले की जो व्याख्या है वो सही है, इसने जो व्याख्या करी वो सही है या उसने व्याख्या करी वो सही है। क्योंकि पंच की भूमिका क्यों है, क्योंकि यहां पर हमने क्या कहा कि संविधान के जो आदर्श है उनको हम ये आधार मान करके देखेंगे कि कौन से ने क्या व्याख्या करी है, किसकी सही। चलिए, तो अब आज आप लोगों के लिए एक बड़ी ही गुड न्यूज है। अभी लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, आगे भी हमारा रहेगा जारी, पर गुड न्यूज क्या है, बड़ी ही खुशी से ये बच्चा उछल रहा है। और ऐसी गुड न्यूज क्या है, वो गुड न्यूज ये है बच्चों कि जल्द ही आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, अपने आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए 11th और 12th के बैच का जल्द ही अनाउंसमेंट होने वाला है। कब होने वाला है ये आपको पता चल जाएगा, पर जल्द ही अनाउंसमेंट होने वाला है। बहुत से बच्चों के सवाल आते हैं सर कमेंट बॉक्स में, बैच कब स्टार्ट होंगे, बैच में क्या क्या फैसिलिटीज होंगी, बैच में क्या स्पेशल होगा,
ये सब के जवाब आपको जल्दी मिलने वाले हैं और जल्द ही 11th और 12th के लिए जो बच्चे 2024 में एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए जल्द ही लर्न एंड शेयर लेकर के आ रहा है शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला बैच। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल है आर्ट्स का उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, आप यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, आप अपनी नजरें अपने जो दर्शन हैं वो यहां पर यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर बनाए रखिएगा, क्योंकि जल्दी आपको एक बड़ी खबर मिलने वाली है कि आप लोगों के लिए कोर्स लॉन्च होने वाला है। कब होगा इसकी खबर अभी नहीं दूंगा, थोड़ा सा सरप्राइज रखते हैं, पर जल्दी इस महीने के अंदर अंदर आपके लिए कोर्स लॉन्च हो जाएगा और फिर अगले महीने से आपकी और भी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तैयारी चलती रहेगी। बच्चे कमेंट में कहते हैं सर ऐसा आप हमारे कमेंट नहीं देखते। देखो अब जो यूट्यूब पर आप कमेंट करते हो उनको देखना टीम का काम होता है, परंतु अब किसी बच्चे का जैसे डाउट आता है तो अब यहां पर आपको और ऐसी फैसिलिटी मिलेगी जिससे कि आप डायरेक्ट टीचर से ही डाउट पूछ पाएंगे। तो बहुत कुछ होगा, सरप्राइज बना करके रखते हैं। तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। और जो भी बच्चे आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके भाई बहन जो भी अभी 10th पास आउट करके निकल ही रहे हैं और वो आर्ट्स लेने की फिराक में हैं, तो बस जल्दी से सभी तैयार हो जाइए और कमर कस लीजिएगा अपनी, और भी जी जान लगा करके हम तैयारी करने वाले हैं और जल्दी आप लोगों के लिए बेच लेकर के आ रहे हैं। आप भी इस बच्चे की तरह खुश हो जाइएगा और इस गुड न्यूज़ को सब तक फैला दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जापानी संविधान की। ठीक है, ये आपके बॉक्स में दे रखा है जापानी संविधान, उसके बारे में। सन 1947 के जापानी संविधान को बोलचाल में शांति संविधान कहा जाता है। तो 1947 में जो जापान का संविधान बना उसको शांति का संविधान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कारण जानते हैं। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है हम जापान के लोग हमेशा के लिए शांति की कामना करते हैं और हम लोग मानवीय रिश्तों का नियंत्रण करने वाले उच्च आदर्शों के प्रति सचेत हैं। क्या कहा गया है, यहाँ का जो प्रस्तावना है प्रियम्बल उद्देशिका जो है उसमें कहा गया कि हम जापान के लोग शांति की कामना करते हैं, हम शांति चाहेंगे और जो मानवीय रिश्तों का नियंत्रण करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उन आदर्शों के प्रति हम सचेत रहेंगे, हम उनको मानेंगे। ये जापान का झंडा है। जापान के संविधान का दर्शन शांति पर आधारित है, तो उनकी जो पूरी फिलोसफी है वो शांति के हिसाब से, भाई सारी जगह पूरी दुनिया में पीस होना चाहिए, कहीं लड़ाई झगड़ा ये नहीं होना चाहिए, ऐसा। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है, क्या कहा गया है, न्याय और सुसंगत व्यवस्था पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति की ईमानदारी से कामना करते हुए जापान के लोग राष्ट्र के संप्रभु अधिकारों के रूप में प्रतिष्ठित युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए धमकी अथवा बल प्रयोग से सदा सर्वदा के लिए दूर रहेंगे। तो क्या कहा, न्याय और सुसंगत व्यवस्था के लिए, ठीक है, बिल्कुल न्याय बना रहे, सुसंगत व्यवस्था रहे और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए जापान के जो लोग हैं वो हमेशा धमकी बल प्रयोग इनसे क्या है दूर रहेंगे। मतलब वो किसी प्रकार की धमकी बल का इनका प्रयोग नहीं करेंगे, किसी को मारना डराना ये नहीं करेंगे, शांति बना करके रखेंगे। उपयुक्त अनुच्छेद के लक्ष्यों को पूरा करने की बात ध्यान में रखते हुए जमीनी सेवा, नौसेना और वायुसेना तथा युद्ध के अन्य साजो सामान कभी भी नहीं रखे जाएंगे। मतलब वहां पर ना मिलिट्री होगी, ना नेवी होगी, ना एयरफोर्स होगी, ना किसी प्रकार के हथियार वेपन्स होंगे, बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, क्योंकि हम तो शांति की बात कर रहे हैं। इसी के साथ आज के लेक्चर को यहीं विराम देते हैं और प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कोर्स के बारे में जल्दी अनाउंसमेंट हो रहे हैं और आप मुझे बताइएगा ये खुशखबरी सुनकर के आपको कैसा लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बिल्कुल ही अब भी आपको फैला देना है, बिल्कुल ठीक है। अब आपका दर्शन हम देखेंगे कि किस प्रकार से आप इसको फैलाते हैं। ज़्यादा ज़्यादा आप लोग फैलाइएगा और अपने दोस्तों को, मित्रों को, भाई बहनों को सबको बताइएगा और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।